गुड मॉर्निंग। लर्निंग विद वसीम के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और कीप इन टच विद मी। सो टाइम को मज़ीद ज़ाया नहीं करते और टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं अपने इस टॉपिक में आपको 10 रूल्स बताना चाहता था, हाउ टू बी अ मिलियनर। सो फर्स्ट मिलियन आपने कैसे बनाने हैं, तो इसके लिए 10 रूल्स मैंने आपसे डिस्कस करने थे, जिसमें से ऑलरेडी 5 रूल मैं आपसे पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं ये उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपके साथ मज़ीद 5 रूल डिस्कस करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम अपने 5 जो बेसिक रूल थे, जो मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किए थे, उसको भी एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो जिस तरह मैंने आपसे अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं बेसिकली। फास्ट मेथड कि हमने कैसे फर्स्ट मिलियन एक्यूमुलेट करने हैं, दूसरा हमारे पास एवरेज मेथड होता है और तीसरा हमारे पास लास्ट जो होता है वो स्लो मेथड होता है। और इन मेथड्स पे हम काम करके नॉर्मली अपने मिलियन को एक्यूमुलेट करते हैं। यहाँ हम लोग उन 10 रूल्स की बात कर रहे हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा स्मार्टली एडजस्ट करके इसमें बेहतरी ला सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी अपनी होती है कि आपने स्मार्ट मेथड पे जाना है, एवरेज पे जाना है या स्लोअर पे जाना है। सो कम टू द पॉइंट अगेन। तो पहला रूल मैंने इसमें आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको हमने इन्वेस्ट करना है, उस पर हमने रुकना नहीं है और हर सूरत में हमने उस इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है। दूसरा रूल इसमें मेरा ये था कि आपने से येस टू एवरीथिंग। से येस टू एवरीथिंग मीन्स कि आपने किसी भी अपॉर्चुनिटी को नो नहीं करना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करने की कोशिश करें जहां आप कुछ अर्न कर सकते हैं, खा वो सेल की हो, खा वो मार्केटिंग की हो, खा वो कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, खा वो आपकी बिज़नेस से रिलेटेड हो, खा आपकी बिज़नेस से रिलेटेड ना हो। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि पिक योर फिलॉसफी और फिर उस पर स्ट्रिक्ट हो जाएं। यानी कोई भी आप अपनी एक फ़िलासफ़ी चेक कर लें कि यार मैंने इस तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चलना है, मैंने सेल्स के ज़रिए पैसा कमाना है। और फिर उस फ़िलासफ़ी को आप इतना स्ट्रिक्टली एज अ रिलीजन, रिलीजियसली आप उसको फॉलो करें और उसी के ऊपर आप स्ट्रिक्ट रहें। और उसमें आप ये ना करें कि आप कभी किसी को फॉलो कर रहे हैं, कभी किसी को फॉलो कर रहे हैं। आप उसमें अपनी फ़िलासफ़ी को स्ट्रिक्टली मूव करें उस पर। चौथी चीज़ है लिवरेज। जैसे मैंने कहा है कि लिवरेज कोई भी किसी भी किस्म की हो, आपकी टूल्स की हो, आपकी ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, आपको कहीं से भी लिवरेज मिलती है, आपने उसको अवेल करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए। सो पांचवा पॉइंट मेरा था रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी। तो ये बड़ा मेन पॉइंट था, इसमें मैंने डिटेल से आपको डिस्कस हमने की थी और इसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये कितना ज़रूरी फैक्टर है। क्योंकि जब तक हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, हमारी रिलायबिलिटी नहीं होती, कस्टमर ये नहीं कहता कि ओह दिस पर्सन इज़ वेरी रिलायबल, ये बंदा तो बहुत रिलायबल है भाई, मैं इसके ऊपर तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। जब ये सिचुएशन आती है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टाइम होता है कि आप ना सिर्फ उससे बिज़नेस गेन करते हैं बल्कि आप उससे इन्फ्लुएंस भी कराते हैं, जो मेरे अगले पॉइंट्स में आएगा। उससे आप कहते हैं कि आप किसी को रिकमेंड करते तो वो आंख बंद करके कहते हैं कि हाँ यार, इस बंदे से मैंने काम किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया, इस बंदे से मैंने जो भी डीलिंग की है मुझे बड़ा फेयर एंड बिल्कुल इसने रिलायबल हो के हर चीज़ बताई है और की है। सो मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ। तो एक जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। आप कोई चीज़ सेल करने जाते हैं, आप खुद सेल कर रहे होते हैं, वो और बात होती है। आप खुद मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो और बात होती है। लेकिन आप जब कोई दूसरा वर्ड ऑफ माउथ किसी और से सुनता है कि यार ये बंदा बड़ा रिलायबल है, तो वो उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट करता है। सो रिलायबिलिटी ऐसा फैक्टर है कि हर सूरत में हमें इसको कंसीडर करना है और अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आपकी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने क्रेडिबिलिटी बना ली तो बस वो स्टिक अप हो गई। आप एक बंदे के सामने क्रेडिबल बनते हैं, रिलायबिलिटी आपकी आ जाती है, वो कहता है यार मैं तो इस पे आंख बंद करके ट्रस्ट करता हूँ। 4 बंदों को वो इन्फ्लुएंस करता है, बताता है कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आप इसके पास जाओ, आपने स्टॉक परचेज़ करना है आप इसके पास जाओ, आपने गोल्ड परचेज़ करना है आप इसके पास जाओ, आपने सेल्स की कोई चीज़ करनी है इसके पास जाओ, आपने अपनी चीज़ की मार्केटिंग करवानी है आप इसके पास जाओ।
तो होता क्या है कि फिर वो 4 बंदे और आपके कस्टमर्स लिस्ट में आ जाते हैं। जब ये 4 बंदे आ जाते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है कि किसी स्टेज पे इनको जब आप अच्छी सर्विस और रिलायबल सर्विस दे रहे होते हैं तो ये 4 बंदे आगे 16 बंदों को कहते हैं कि यार ये बंदा तो बड़ा सही है, हमने किसी के कहने पे इससे काम किया था एंड ही इज़ वेरी थॉरो, प्रोफेशनल, जेंटलमैन, रिलायबल, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसने कभी हमें ट्रस्ट डेफिसिट नहीं किया, जो कमिटमेंट करता है पूरा करता है। तो नतीजा क्या होता है कि वो भी आपका एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना शुरू करते हैं और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि अगर आपने ये 1 साल में ये चीज़ शुरू की तो हो सकता है कि अगले साल आपका जो इन्फ्लुएंसर है वो 1 ना हो बल्कि 164 हो। सो हमेशा याद रखें कि ये एक बहुत मेजर फैक्टर है किसी भी चीज़ के लिए, और ख़ास तौर पे अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं। ये तो हमारे 5 पुराने पॉइंट थे जिस पे हमने एक जल्दी से एक ओवरव्यू कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ और असल पॉइंट्स की तरफ, जो कि बाकी रिमेनिंग 6 पॉइंट हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, स्पेशलाइज वे बिफोर यू जनरलाइज। इसमें सबसे मेजर चीज़ ये है कि कोई भी आप चीज़ करें, कोई भी काम करें, उसमें आप स्पेशलाइजेशन करें। देखें, ये कहने को बड़ा अच्छा लगता है कि यार आई एम जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में वही बंदा कामयाब है जो मास्टर ऑफ अ समथिंग है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ के मास्टर हैं, आप रियल इस्टेट के मास्टर हैं, आप रियल इस्टेट को जानते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को जानते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को जानते हैं, मार्केट का आपको पता होता है, आपको उसकी हर किस्म के हालात का पता होता है, आप प्रिडिक्शन बेहतर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक कस्टमर आता है, कहता है यार मैंने तो सिर्फ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके पास सॉल्यूशन होता है, आप उसको रिजोल्यूट देते हैं, आप बोलते हैं कि यार ये लो, ये चीज़ है, यहाँ इन्वेस्ट करो, आपको 4 पैसे भी बचेंगे और इसमें टाइम इतना लगेगा। और फिर एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि यार मैंने तो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके पास उसका भी हल होता है, आप उसको बोलते हो कि यहाँ इन्वेस्ट करो, ये करो, ये। तो ये कब होता है? जब आप उस फील्ड में रिसर्च करते हैं, जब आप उस फील्ड में पूरी तरह से वर्किंग करते हैं, जब आप उस फील्ड में मेहनत करते हैं, जब आप उस फील्ड में लोगों से मिलते हैं, जब आप उस फील्ड में अपने कस्टमर्स से मिलते हैं, अपने कंसल्टेंट से मिलते हैं, मार्केट वालों से मिलते हैं, तो आप उसमें स्पेशलाइज करते हैं। वेन एवर यू स्पेशलाइज इन एनीथिंग, तो फिर आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, फिर आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं। और ये काम आपने कब तक करना है? ये काम आपने तब तक करना है जब तक आप अपने फर्स्ट मिलियन एक्यूमुलेट नहीं कर लेते। हाँ, जब आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं, फिर आप दूसरी चीज़ों पे भी ट्राई करते हैं, फिर आप दूसरी जनरलाइज आइटम्स को भी देखते हैं, जनरलाइज मार्केटों को भी देखते हैं, आप सारी मार्केटों में काम करने की कोशिश करते हैं। बट वंस आप मिलियन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कीप इन माइंड कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पे जाना है। सो ये बहुत ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट लें, एक प्रोडक्ट को चूज़ करें, एक अपना कोई भी मार्केट लें और फिर उसमें मास्टर बने, उसमें अपनी वर्थ बनाएं, ताकि जब लोग आपके पास आएँ, आपसे पूछें। आप फॉर इंस्टेंस आप स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं और आप बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, लेकिन आप स्टॉक के अलावा रियल इस्टेट में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, आप रिकमेंड कर रहे होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का भी, आप बेशुमार चीज़ें कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके पास एक कस्टमर आता है और बोलता है यार मुझे तो पेनी शेयर खरीदना है, तो आप बोलते हैं यार पेनी शेयर का तो मुझे आइडिया इतना नहीं है, तो बेहतर है कि आप उस पर खुद देख लो। या वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ ब्लू चिप्स पे काम करना है, तो आप कहते हो यार ब्लू चिप्स का भी मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो या वो कहता है कि मुझे सिर्फ डिविडेंड्स वाले शेयर्स चाहिए, तो आप उसको उस तरीके से गाइड नहीं कर पाओगे जितना कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और ये आप कब कर पाओगे? ये आप तब कर पाओगे जब आप बेहतरीन रिसर्च करोगे, अपनी प्रोडक्ट एक लोगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करोगे और इतना काम करोगे, इतनी रिसर्च करोगे, एक एक चीज़ करोगे। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में अगर स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हो, आप स्टॉक मार्केट में 300 कंपनियां हैं या 1600 कंपनियां हैं, व्हाट्सोएवर, तो आप उसमें इतनी रिसर्च करते हो कि वो उसमें जो आखिरी कंपनी तक होगी A to Z सब आपकी फिंगर टिप पे होगी। उस सूरत में कस्टमर का आप पे एतमाद बहाल होगा, क्योंकि कस्टमर कहेगा यार मुझे ये कंपनी से मुझे ट्रीट कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मैं क्या करूं? तो आपके फिंगर टिप्स पे होगा कि यार इसने तो इस साल ये किया था, इसने इस साल डिविडेंड दिया था, अब इसकी मैनेजमेंट ये है, इसकी पॉलिसी ये है, इनकी लास्ट
पिछले 10 सालों की पॉलिसी ये होती थी, इनकी अब अगले 5 सालों की पॉलिसी ये है। अब यहाँ नई जनरेशन आ गई है, नई जनरेशन मैनेजमेंट संभाल रही है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनकरेज करते हैं, उनको ज़्यादा पैसा देते हैं, डिविडेंड थोड़ा देते हैं, कैपिटल गेन बढ़ाने पे काम करते हैं। सो मतलब एक एक चीज़ आपके पास बिल्कुल निटी-जिटी हर चीज़ मौजूद होगी, और जब आप ये बताएँगे डेफ़िनेटली आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिलायबल है। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके पीछे आपका रिसर्च वर्क बैकग्राउंड में मौजूद है। सो ये वो चीज़ है कि आपने मेक श्योर करनी है कि आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो आप एक प्रोडक्ट को पहले लें, अनलेस यू एक्युमुलेट द मिलियन। हाँ, मिलियनर आप बन जाएँ, उसके बाद आप जनरलाइज़ पे जाएँ। डेफ़िनेटली उसके बाद आपको जनरलाइज़ पे जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, पहले एक्यूमुलेट द मिलियन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, स्टॉप वेटिंग द कस्टमर टू कम टू यू, इंस्टेड यू गो टू द कस्टमर। देखिए होता क्या है, ये एक बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन हम इसमें कोई ख़ास वर्किंग नहीं कर पाते। होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस मैं इंश्योरेंस के शोबे से मुंसलिक हूँ, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी को फ़ोन करूँगा कि सर आपके पास टाइम है, कोई हम लोग मीटिंग का टाइम रख लें, आ जाऊँ मैं। बंदा बोलेगा यार ये आके सारी खाएगा, जाने दो उसको, नहीं मिलेगा आपसे। आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आप बोलते हैं यार आप मेरे ऑफिस आ जाएं, तो वहाँ बैठ के डिस्कस कर देते हैं, मैं आपका अकाउंट खोल देता हूँ। आप रियल इस्टेट वाले हैं, आप कहते हैं कि सर आप मेरे ऑफिस कभी विज़िट करें तो मैं आपके पास आता हूँ और आपको मैं उसमें इन्वेस्टमेंट के नई चीज़ें बताता हूँ जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए टाइम निकाले, क्योंकि उसका टाइम स्केड्यूल्ड है। तो कोशिश ये करें कि इंस्टेड ऑफ कस्टमर को बुलाएं कि मेरे पास आओ, आप खुद उसके पास पहुँचें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, इंश्योरेंस का काम। लोग इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं कि इंश्योरेंस किसी को सेल आउट करना है, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया, इट्स वेरी हार्ड। उसमें लोग कहते हैं यार हम अपनी इंश्योरेंस क्यों कराएं, हमें इसका क्या बेनिफिट है, मतलब। और पाकिस्तान में अगेन फिर कुछ रिलीजन का थोड़ा सा एस्पेक्ट आ जाता है। अब चीज़ ये है कि आप कस्टमर के पास खुद पहुँचें, आप कस्टमर को जाके नॉक करें, उसके ऑफिस में जाके बेल दें, एक छोटा सा सोवेनियर ले जाएं, से डायरी कोई ऐसी चीज़, उसको कहें सर मैं आपकी ही बिल्डिंग में आया हुआ था किसी दूसरे क्लाइंट के पास, तो इट्स टाइम कि मैंने कहा कि मैं आपको भी सलाम करता चलूँ। तो वो कहेगा अच्छा, वो देखेगा कि आप आ गए हैं तो कहेगा ओके थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको 10 मिनट तक टाइम देता हूँ। आप वेट कर लो, वेट करने के बाद उसने आपको 5 मिनट दे दिए या 10 मिनट दे दिए, तो आप उस तक पहुँच गए, आपने अपना मैसेज उसको कन्वे कर दिया। इसी तरह अगर आप रियल इस्टेट में हैं, नॉर्मली क्या होता है कि रियल इस्टेट में आप जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आप फ़ोन करते हैं किसी को कि यार ये फ़लाना प्रोजेक्ट जो आ रहा है बड़ा अच्छा है, मुझे इसकी डिटेल बताओ। आप तो वो कहते हैं ठीक है, आपको मैं डिटेल अभी सारी सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे सेंड कर देता है। इंस्टेंट आप क्या करें, आप नॉन कन्वेंशनल वे लें, आप उसके पास जाएं, आपको फ़ोन आता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डिटेल चाहिए। कहते हैं ओके सर आप कहाँ होते हैं, ओके आप यहाँ होते हैं, कल मेरा यहाँ विज़िट है, तो मैं आपके पास एक चक्कर भी लगा लेता हूँ और आपको डिटेल भी दे देता हूँ। आप सोवेनियर्स उसका या डिटेल बुकलेट्स जो भी है आपकी फील्ड से रिलेटेड उसको उठाएं, उसके पास पहुँच जाएं और उसको बोलें कि ये वो चीज़ें हैं, ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, तो वो आपकी वेटेज देगा, वो कंसीडर करेगा कि यार ये आदमी सीरियस है, ये खुद मेरे पास आया है, दैट मीन्स कि ये सीरियस है, ये कुछ वाकई मुझे प्रॉपर डिटेल देगा। सो ये आपने करना है। तो स्टॉप वेटिंग द कस्टमर, इंस्टेंट आप खुद कस्टमर के पास पहुँचें, हमेशा पहुँचें, उसको सारी गाइडलाइन दें, डिटेल दें और रिलीजियसली दें, और ये सोच के दें कि जस्ट लाइक आप अपने लिए कोई चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि बज़ाहिर आपको ये लगता है कि आप ये चीज़ में इसकी कोई, लेकिन आप जब मिलियन एक्युमुलेट कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपकी क्रेडिबिलिटी और वर्थ भी आपने एक्युमुलेट करनी है ना। तो जब आप मिलियन पे पहुँचे तो आपकी वर्थ और कैपेबिलिटी भी ऐसी हो कि वो भी मिलियन को क्रॉस कर चुकी हो। सो आप खुद पहुँचें, हर कस्टमर के पास पहुँचें, खुद उसको एडवाइस दें, खुद उसको एडवाइस दें, पर्सनल लेवल तक एडवाइस दें, ताकि वो एक पर्सनलाइज फीलिंग महसूस करे, वो महसूस करे कि यार आप उसके वेलफेयर में कुछ करना चाहते हैं, आप उसको सही मशवरा देना चाहते हैं। क्योंकि अगेन जब आप उसको पर्सनलाइज एफ़र्ट्स करेंगे, उसके लिए ख़ुद उसके पास पहुंचेंगे, ख़ुद उसको डिटेल बताएंगे, ख़ुद उसके लिए काम करेंगे, तो वो फील करेगा कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं।
और फिर वो हर चीज़ में आपसे मशवरा ज़रूर मांगेगा, क्योंकि उसको आइडिया होगा कि आप प्रॉपर मशवरा देते हैं और टाइम निकालते हैं। सो ये ज़रूर करें। अगर आप ये नहीं करते तो होता क्या है कि एक कस्टमर का आपको फ़ोन आया, उसने कहा कि ये इन चीज़ों की मुझे डिटेल चाहिए और आप उस तक नहीं पहुँचते, तो मे बी उसने आपका वेट किया एंड देन कॉल अनदर गाय, किसी दूसरे को फ़ोन कर लिया और उसको फ़ोन करके उसने कहा कि यार आप बताओ क्या चीज़ है, और उसने उसको वो सारी डिटेल बता दी, तो आपका कस्टमर तो गया। सो आपने ये नहीं करना। हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि जब भी कोई चीज़ करनी है आपने ख़ुद कस्टमर के पास पहुंचना है, इंस्टेड ऑफ कि आप कस्टमर का वेट करें कि वो आपके पास आएगा तो फिर ही आप उसको कुछ करेंगे। 8वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम थोड़ी देर पहले कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। वो क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी थोड़ा सा अटैच हो जाता है, वो कस्टमर्स की पर्सनल रिलेशन के हवाले से भी अटैच हो जाता है। वो है इन्फ्लुएंसर। फाइंड द राइट इन्फ्लुएंसर। देखें, जब आपने अपनी मार्केट में एक जगह बनाओगे तो कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं, ऐसे 10%। आपने 10 कस्टमर बड़े अच्छे उनको हैंडल किया, उनको आपने सर्विस दी, एक्सट्रीमली बेहतरीन सर्विस दी, वो आपसे खुश भी हुए, उन्होंने आपको रिकमेंड भी किया, सब कुछ किया, बट उनमें से एक इन्फ्लुएंसर ऐसा था जो कि आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उसने कहा यार मैं आपके साथ काम करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया यार आपके साथ काम करके। मैंने तो पहले फ़लानी जगह फ़लाने ब्रोकर के साथ काम किया था स्टॉक में, मज़ा नहीं आया था, उसने मुझे कोई बहुत ज़्यादा दी नहीं, मैं थोड़ा कम छोटा इन्वेस्टर था तो मुझे इतनी ज़्यादा उसने अच्छी सर्विस नहीं दी। या मैं गोल्ड की मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया था और मैं गोल्ड लेने गया था, बट उसने मुझे थोड़ा सा उसमें वो एडवांटेज नहीं दिया, जबकि लोगों ने उसमें। तो आपसे वो बड़ा मुतासिर है, वो कहते हैं कि यार आप सही आदमी हो, आप सही मशवरा देते हो, ये आपका राइट इन्फ्लुएंसर है, ये आपका बेहतरीन इन्फ्लुएंसर है, ये आपका एसेट है। ये इसको आपने यूटिलाइज़ करना है। इसको आपने कहाँ यूटिलाइज़ करना है? इसको आपने हर उस जगह पे यूटिलाइज़ करना है जहाँ आप समझते हैं कि आपका कोई बेहतर कस्टमर बनने जा रहा है, कोई अच्छा कस्टमर बनने जा रहा है। आप इस राइट इन्फ्लुएंसर को राइट टाइम पे इन्फ्लुएंस करें। हर चीज़ पे ना करें कि आपके 2 कस्टमर आए जिसमें आपको उम्मीद है कि यार 5% इनमें चांसेस हैं कि मेरे से बिज़नेस करेंगे, आपने वहाँ के लिए भी उसको कह दिया। नो, आपने राइट टाइम पे राइट इन्फ्लुएंसर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपका एसेट है। और राइट टाइम पे इस्तेमाल करके आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है कि सर अगर मेरी सर्विसेज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, ये मेरा एक बड़ा कस्टमर ये भी है, तो मैं आपका नाम बता दूं उसको कि सर मैं आपसे भी काम करता रहता हूं। और डेफिनेटली जब आप उससे बताएंगे तो वो आपका खुद ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। और कभी अगर उसने कॉल की उसको और उससे आगे से कमेंट्स अच्छे मिल गए, या अगर वो आपका इन्फ्लुएंसर खुद उसको कह देता है कि हाँ यार मैं कॉल कर देता हूँ, नो मैटर कि आपसे उसके एक अच्छे पर्सनल रिलेशन है, तो ये आपके लिए इतना बड़ा एज है कि जो कि शायद आप 10 मीटिंग्स में भी नहीं गेन कर सकते, जो आप एक इन्फ्लुएंसर से कर लेंगे। सो हमेशा जहन में रखें कि राइट इन्फ्लुएंसर जो है वो आपका एसेट है, उसको आपने बनाना है, उसको आपने क्रिएट करना है और फिर उसके साथ कीप इन टच रहना है। हमेशा उसके साथ कीप इन टच रहें। उसको कोई भी सुवेनियर आपको मिलता है सबसे पहले उससे शेयर करें, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके साथ शेयर करें, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आप अपने लिए बेनिफिट कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो उसको पहुँचाएँ, ताकि अगेन एंड अगेन उसको हैमरिंग होती रहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पर्सनलाइज एफर्ट्स करते हैं, आप बहुत आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स करते हैं। उसका नतीजा क्या होगा? वो आपका एक बेहतरीन किस्म का इन्फ्लुएंसर होगा और उसको आप एज यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम 9th के ऊपर। 9th की बड़ी मज़े की चीज़ है, ये है राइट हैबिट्स एंड राइट प्रिंसिपल्स। देखें, हमारे पास 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। हमें हमेशा कुछ अपने एथिक्स और कुछ अपने प्रिंसिपल्स मेंटेन करने हैं। फॉर द शॉर्ट टर्म हो सकता है हमें इतना फ़ायदेमंद ना लगे, हमें लगे यार फला सारे तो ऐसा करते हैं, मैंने भी कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। अगर मैंने थोड़ा सा कमिटमेंट लूज़ कर दिया तो क्या हो गया, मैं 1 घंटा लेट उसके पास पहुंच गया, आधा घंटा मीटिंग में लेट पहुंच गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। सारे ये तो ट्रेंड ही है कि यहाँ सारे लेट पहुँचते हैं, तो आधा घंटा अगर मैं लेट पहुँच गया तो कौन सा तूफ़ान आ गया। नहीं, आपने ये नहीं करना। आपने अपने राइट प्रिंसिपल्स बनाने हैं, ऐसे प्रिंसिपल बनाने हैं जो आपके इमेज बिल्डिंग करें, जो आपके इमेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, जो आपके इमेज के ऊपर हमेशा काम करें। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपने हमेशा मेंटेन रखना है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक कंपनी, जिस तरह आप जानते हैं कि मैं सारी चीज़ें आपको ग्राउंड रियलिटी की बेस पे करता हूँ, तो मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं खुद कर चुका होता हूँ या करने जा रहा होता हूँ। तो इसमें अब मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो उस कंपनी का एक प्रिंसिपल था कि आपने
कोई भी मिसकमिटमेंट नहीं करनी और कोई भी आपने आउट ऑफ द वे ऐसी चीज़ नहीं करनी जो अगेंस्ट द लॉ हो। तो अब उसमें क्या होता था कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि मेरा बहुत अच्छा कस्टमर होता था और मुझे कहता था कि यार ये आप थोड़ा सा आउट ऑफ द लॉ काम कर दें। और लाइक मैं चूँकि कस्टम क्लियरेंस से इन्वॉल्व था, तो उसमें कई जगह ऐसा होता था कि वो कहता था यार ये छोटी सी तो अमाउंट है, आप उसको एक अमाउंट दे दें एज अ ब्राइब और आप ये काम करवा दें। तो मैं नहीं करता था, क्योंकि हमारी कंपनी का लॉ था कि आपने किसी किस्म का मेल फंक्शनिंग नहीं करनी, आपने कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जिसमें लीगैलिटी इन्वॉल्व हो। फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है उसको वो चीज़ अजीब सी कस्टमर को लगती थी कि यार बाकी लोग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे। बट एक स्टेज ऐसा आता था कि वो जब कैलकुलेशन करता था तो वो कहता था यार ये सारी चीज़ें मैं जब कर रहा हूँ तो उससे बेहतर है कि मैं ये चीज़ें ना करूँ और इनके साथ काम करूँ, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें और मेरा फिर मेरी कंपनी का कस्टम में इमेज, गवर्नमेंट में इमेज बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक स्टेज ऐसा आता था कि वो कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर होता था। इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट था कि जब भी आपने किसी कस्टमर से मिलना है तो आपने प्रोफेशनल वे में मिलना है। तो प्रोफेशनल, आपका अटायर बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप ऐसा अटायर यूज़ करें कि जो प्रोफेशनल लुक दे आपको। तो उसमें मैनेजर्स के लिए जैकेट, टाई और ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती थी। बैंक में भी आपने देखा होगा, बैंकर्स के लिए भी ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं। अब ये अटायर हमारा एक प्रिंसिपल था, हमने करना ही करना था। अब कई जगह आदमी कहता है कि यार इतनी गर्मी है, अब ये ज़रूर मैंने करना है। नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत रिसर्च होती थी और हमें पता होता था कि एक कंपनी ने आपका जो अटायर कस्टमर के आगे देना है, वो एक लुक आपको देनी है कि आप एक ट्रू प्रोफेशनल हो। तो ट्रू प्रोफेशनल के लिए आपका अटायर होना भी तो ज़रूरी है ना। जो आदमी ट्रू प्रोफेशनल है वो खुद ही अगर प्रोफेशनली आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग में नहीं नज़र आ रहा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। वो तो सेकंड चीज़ है ना कि आप बाद में वो आपको अच्छा डिफेंड करता है, नहीं करता, आपको अच्छी चीज़ दिलाता है, नहीं दिलाता, या क्या होता है। लेकिन एक बार तो आप उसके फेस पे हैं और फेस पे जब उसने आपको देखा तो उसने कहा यार ये तो लगता ही नहीं है कि प्रोफेशनल है, ख़त्म, गया बिज़नेस, नो बिज़नेस। तो आपके जो भी राइट प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने अपने आप को मेंटेन करना है। प्रिंसिपल आप अपने नोट डाउन करें, अच्छी हैबिट्स को नोट डाउन करें। टाइम फैक्टर बहुत हमारे यहाँ इसको मिसयूज़ किया जाता है, हम टाइम को कंसीडर ही नहीं करते। ये कंसीडर करें। आप कस्टमर से आपने कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं करनी, या जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं आप पूरा एक लिस्ट डाउन करें, उसको राइट डाउन करें, उसमें जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उनको रिपीट करें और उनका अगर बेनिफिट होता है तो उसको अपनी टॉप लिस्ट में रखें। और अगर कोई ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कस्टमर्स को अच्छे नहीं लगते और वो उसको डिलीट करते जाएँ, तो एक स्टेज पे आपके पास ऐसे प्रिंसिपल्स का सेट मौजूद होगा जो कि आपका इमेज बिल्डिंग करेंगे, आपको कस्टमर के आगे सक्सेसफुल करेंगे, आपको सारी चीज़ें देंगे। तो उस पे ऊपर आपने फिर स्ट्रिक्ट हो जाना है, उसमें चेंज नहीं करनी। यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रक्शन वाले होते हैं, लेकिन हमें करने होते हैं। लाइक आप कहते हो कि टाइम इज़ मनी, सो सेव योर टाइम, लेकिन उसके साथ साथ आप लर्निंग करते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप फैमिली टाइम देते हो, वो आपकी डिस्ट्रक्शन है, बट ये पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन है। तो इसको भी अपने आप में प्रिंसिपल्स में मैनेज करना है और इसको भी अपने राइट प्रिंसिपल्स में जगह देनी है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और अब एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 10th पॉइंट, दैट इज़ फिगर आउट दैट इज़ ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमेशा आपने, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, नॉर्मली आप इसको बोलते हो कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा आपने अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहना है, देखते रहना है कि मेरी इनकम कितनी हो रही है, मैं उसमें सेविंग कितनी कर रहा हूँ, मैं उसमें 50-30-20 का रूल अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये सब बड़ा ज़रूरी है। इसको आपने हर स्टेज पे ट्रैक करना है, हर लम्हे ट्रैक करना है कि मैं इस वक्त गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा, इस वक्त मेरी इन रूल्स के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो मैं गलत कर रहा हूँ। तो आपने हमेशा अपनी इनकम को ट्रैक करना है, अपने एक्सपेंसेस को उसके अंडर रखना है, आपने सेविंग को उसके अपने अंडर रखना है। तो इसमें मेरे काफ़ी सारी दूसरी वीडियोस भी हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करता रहता हूँ, तो प्लीज़ उसको भी देखिए। तो ये आपने ज़रूर करना है कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस रखना है, और जो आपने डिसाइड कर लिया है उसको उसी तरह ट्रैक पर चलाना है। ये नहीं करना आपने कि आपकी इनकम एकदम बढ़ी तो अब आपने आउट ऑफ द वे काम शुरू कर दिया, अभी आपकी इनकम बढ़नी शुरू हुई एकदम,
आपने कहा लीव इट द प्रिंसिपल्स कि ये क्या है कि मैंने कहा था कि जी मैं 20% बचाऊँगा ही बचाऊँगा। छोड़ो यार 20% इस महीने नहीं बचाते, अभी होती इतनी इनकम हो रही है और ये तो रेगुलर होती रहेगी, तो मैं इस महीने 15% बचा लेता हूँ, 5% से कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यही वो स्टेप होगा जो आपको मिलियनर बनने से रोकेगा, यही वो स्टेप होगा जो आपको एक्युमुलेट करने से रोकेगा मिलियनर। तो आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि अपनी इनकम को और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहना है। आपकी इनकम कम हो रही है, आपने इमीडिएटली एक्सपेंसेस को कम कर देना है। आपकी इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस को नहीं बढ़ाना आपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं सॉरी, जिसको आपने साथ साथ लेके चलना है। तो आज हमारे ये 10 पॉइंट्स मुकम्मल हो गए हैं। तो इन 10 पॉइंट्स के साथ भी इंशाल्लाह मैं आपको हर नई चीज़ के साथ हाजिर होता रहूँगा। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है कि लर्निंग विद वसीम, तो मेरे साथ जो भी चीज़ लर्निंग होगी, जिस तरह की भी मैं लर्निंग करूँगा, मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर भी करता रहूँ और आपको नई से नई चीज़ भी बताता रहूँ। या मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे और भी शेयर कर लेता हूँ जाते जाते फाइनल टच पे, कि इस वक्त मैंने आज आपके सामने एक छोटा सा स्टैच्यू लगाया हुआ है। तो जो राइट प्रिंसिपल की बात थी, उसमें आप इस स्टैच्यू को भी गौर से देखिए। ये स्टैच्यू लगाने का मेरा मकसद क्या है? ये स्टैच्यू बेसिकली 3 इंटेलिजेंट मंकीज़ के बारे में है। ये एक कॉन्सेप्ट है एक कि 3 इंटेलिजेंट मंकीज़ जो कि बुरा सुनते नहीं हैं, कान पे हाथ रखते हैं, बुरा बोलते नहीं हैं, मुँह पे हाथ रखते हैं, और बुरा देखते नहीं हैं। तो अब ये 3 चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। आप देखें, आप बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते हैं, तो आप उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ते जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। इसी तरह आप बुरा देखते हैं, अगेन अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। इसी तरह बुरा कहते हैं, बुरा सुनते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ मनी। आपने अपने टाइम को हमेशा बचा के रखना है, आपने हमेशा अपने टाइम को स्पेंड करना है अपने पॉजिटिव वर्किंग के लिए। सो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें और आपको पसंद आएँ और आप चाहते हैं कि ये बातें मैं इस तरह की मज़ीद बातें आपके साथ शेयर करता रहूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएँ, जो मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ हों, जो मेरी ग्राउंड रियलिटीज़ पे मेरे साथ हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट्स करें। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं, कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, बिला झिझक, ये आपका अपना चैनल है, आप मुझे बताएं, आप मुझसे पूछें, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स ले सकें जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे मेरे साथ हैं। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मीटिंग यू अगेन इन नेक्स्ट प्रोग्राम विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।